ओके, चलो चैप्टर नंबर 5 लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है वो कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग की। ठीक है, तो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग मतलब आप अपने आपके जो भी मजदूर है आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उनकी टाइमिंग को रिकॉर्ड रखो। ठीक है, कि वो कब ड्यूटी पे आए, कब वो डिस्चार्ज हुए, उन्होंने ओवर टाइम किया या नहीं किया, कितना किया, ये सारी चीज़ें। तो वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए, लेबर की कॉस्ट को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है हमें इस टाइम वक्त के ऊपर ध्यान रखें कि किस वक्त आपके मजदूर आते हैं, किस वक्त जाते हैं। क्या वो जो आपके वर्किंग आवर्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं कि एक दिन में इतने घंटे काम करना है, क्या उतने प्रॉपर वर्किंग आवर्स पे काम हो रहा है। क्योंकि जब आपको लेबर ये टाइमिंग का पता चलेगा तो आपको लेबर की लागत का पता चलेगा, लागत का पता चलेगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री होती है उसका अपना एक ओपनिंग टाइम होता है, एक क्लोजिंग टाइम होता है। ओपनिंग टाइम होता है जब फैक्ट्री खुलती है, क्लोजिंग टाइम होता है जब उसके बंद होने का टाइम होता है। लंच आवर्स होते हैं जहाँ पे आपको जो है खाना खाने के लिए जो थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। कुछ हॉलीडेज होती हैं, जब छुट्टी होती है भाई, इस दिन छुट्टी, जैसे आपकी छुट्टी संडे को होती है। ठीक है, हर बार अ, तो इस तरीके से हर एक वीक में, एक पूरे हफ्ते में कुछ वर्किंग आवर्स डिसाइड होते हैं कि इतने घंटे पर वीक। तो अगर मान लीजिए संडे की, अगर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में हमेशा छुट्टी रहती है, ठीक है, और एक हफ्ते में आपके फैक्ट्री में 10 घंटे काम करना एक दिन में जरूरी होता है, तो एक वीक में वर्किंग आवर्स आपके बन जाते हैं 60 आवर्स। यानी 60 आवर्स आपकी पर वीक आपके जो भी वर्कर्स हैं उनको काम करना जरूरी होता है। ठीक है, अब फैक्ट्री एक्ट जो है, जब भी आप इस तरह के वर्किंग आवर्स डिसाइड करते हो कि कितने घंटे काम एक दिन में और एक हफ्ते में कितने घंटे काम करवाओगे आप अपने वर्करों से, नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, इसको डिसाइड करते टाइम आपको फैक्ट्री एक्ट का ध्यान रखना होता है। कोई भी वर्क जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है, जैसे कि अगर ये नॉर्मल वर्किंग आवर आपका 60 आवर्स पर वीक, कोई भी वर्क जो नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा किया जाता है उसको हम कहते हैं ओवर टाइम। तो अगर किसी दिन कोई वर्कर 10 घंटे की शिफ्ट की बजाय 12 घंटे काम करता है तो वो 2 घंटे का आपका ओवर टाइम होता है। और जब भी कोई वर्कर ओवर टाइम करता है तो उसको ओवर टाइम के लिए ओवर टाइम की रेट्स के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी जो नॉर्मल रेट्स होती है उससे अलग होती है, तो ओवर टाइम की रेट्स के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट की जानी होती है। ओके, आपके जो टाइम कीपिंग है, जो हम टाइम कीपते हैं कि टाइम को हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो इन रिकॉर्ड्स को एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं वेज शीट्स। ठीक है, वेज शीट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वेज शीट से ही आप पता लगाते हो कि आपकी लेबर की कॉस्ट क्या है, आपका ओवरहेड एलोकेशन कैसे होगा लेबर की आवर की अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका प्रोडक्टिविटी एनालिसिस होती है, आपका कॉस्ट का आप कंट्रोल कर सकते हो तो वेज शीट के अकॉर्डिंग। तो अब बात आती है कि ये तो हो गया आवर्स, ठीक है, कितने घंटे काम किया, और कॉस्ट, कितने घंटे काम किया, कितनी लागत आई। ठीक है, लेकिन जहां पे पी रेट का इस्तेमाल करते हैं हम वेजेस देने के लिए, जहां पे आवर्स की बेसिस पे हम वर्कर्स को पे नहीं करते बल्कि उनके किए हुए प्रोडक्शन के बेसिस पे उनको पे करते, तो वहां क्या रिक्वायरमेंट है टाइम को कीप करने की? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इससे ये इंश्योर होएगा कि आपके जो वर्कर है वो एक्चुअली फैक्ट्री में आते हैं, काम करते हैं। ठीक है, जो भी आपने टारगेट बना रखे हैं उसको पूरा करते हैं। आपकी जो इंसेंटिव प्लान्स होते हैं लेबर्स को रेमुनरेशन देने के लिए, जो कि दोनों के मिक्सचर पे डिपेंड करते हैं। एक टाइम रेट होती है, एचआरएम में आपने अगर याद हो तो आपको, एक पीस रेट होती है, और कुछ आपके इंसेंटिव प्लान्स थे। इंसेंटिव प्लान जो होते हैं वो इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है। तो इंसेंटिव प्लान डिसाइड करने में आपकी हेल्प करते हैं, ओके, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। और जो आपके वर्कर्स होते हैं, जो जिनको आप पीस रेट पे वेजेस पे करते हो, उनके अंदर एक टेंडेंसी हो सकती है कि वो जब उनका मन करे तब वो आए, ठीक है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हमें तो प्रोडक्शन से मतलब है, तो हम कितने घंटे काम करते हैं या कब जाते हैं, इस इससे भी ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इस टेंडेंसी को भी आप दूर करते हो अगर आप ये रिकॉर्ड करते हो कि इतने के वर्किंग आवर्स कितने हैं और कौन वर्किंग आवर्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप वर्किंग आवर्स वाले इसको अप्लाई करते हो, ओके। अब ये तो बात हो गई कि टाइम कीपिंग या टाइम बुकिंग होता क्या है, कि आप टाइम को रिकॉर्ड करते हो अपने सभी वर्कर्स का। अब हम आ जाते हैं मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग या टाइम को रिकॉर्ड करने के मेथड, कैसे आप रिकॉर्ड करोगे कि कौन सा मजदूर कैसे आया। कोई भी फैक्ट्री होती है ना, वहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी बजाय कि आप किसी पर्सन को बाहर दरवाजे पे बिठाओ और वो हर एक की शक्ल देखे और हर एक उसको जो है टिक लगाए कि हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इससे अच्छा है कि आप उन वर्कर को खुद ही ये काम दे दो कि वो अपनी अटेंडेंस खुद लगा दें, ठीक है। तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहली तरीका होता है, मेथड होता है, वो होता है अटेंडेंस रजिस्टर का, या मस्टर रोल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो रखते हैं आप। हर डिपार्टमेंट के लिए एक अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें जो भी वर्कर होते हैं वो अपने अराइवल का और अपने डिपार्चर का टाइम अपने सिग्नेचर के साथ खुद ही नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो जब भी वो आए, उनके अराइवल का टाइम उस रजिस्टर के अंदर, उस कॉलम के नीचे वो साइन कर देंगे और अपना टाइम लिख देंगे, ठीक है। और जब वो काम करके वापस जाएंगे तो अपने जो डिपार्चर है उस कॉलम में अपना साइन करेंगे और अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। ये जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ये जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, ये सिर्फ लेबर के ऊपर नहीं बल्कि जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं, ये उनके साथ वहाँ पे भी आप कर सकते हो। जैसे अपना कॉलेज है, वहाँ पे एक टीचर्स का अटेंडेंस रजिस्टर है, ग्रुप डी का अटेंडेंस रजिस्टर है। तो जब भी हम आते हैं या ग्रुप डी वाले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर आने का टाइम भरते हैं, उसमें साइन करते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं, जाने का टाइम भरते हैं, साइन करते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं। तो इससे ये रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा पर्सन, कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा वर्कर किस टाइम पे आया और फिर किस टाइम पे गया, ठीक है। जहाँ पे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो ऑब्वियस सी बात है वो टाइम नहीं भर सकते या साइन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ऑफिस जो होता है वो उनका रिकॉर्ड रखता है कि कौन आया और कौन गया। और दूसरी बात कि जहाँ पे वर्कर्स का जो नंबर है वो कम है, कम नंबर ऑफ वर्कर आपके पास काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रजिस्टर, डिपार्टमेंट वाइज रजिस्टर रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक ही रजिस्टर रखते हो जिसमें सभी वर्कर्स का आने जाने का रिकॉर्ड आपका रहता है, ठीक है। ओके, इसको एक छोटी सी इंप्रूवमेंट हुई है इस सिस्टम में, ठीक है। इसको ऑटोग्राफिक टाइम रजिस्टर, ऑटोग्राफिक टाइम रजिस्टर, ठीक है। ये एक छोटी सी इंप्रूवमेंट हुई है इस वाले रजिस्टर में, क्योंकि ये रजिस्टर है पेपर वाला। अब एक ऑटोग्राफिक टाइम रजिस्टर हुआ है, जिसमें क्या होता है, एक लीवर खींचते हो आप और जो करेक्ट टाइम होता है वो आपके सिग्नेचर के अपोजिट अपने आप छप जाता है, ठीक है। तो आप सिग्नेचर करते हो, फिर एक लीवर खींचते हो, तो आपका जो टाइम है वो आपके सिग्नेचर के साथ अपने आप यहाँ पे वहां पे छप जाएगा, ओके। ये जो काम होता है ये ज्यादातर आपका वर्कर्स से ज्यादा जो फैक्ट्री में लेबर लगी होती है ना, उससे ज्यादा ये बाकी एम्प्लॉयज के ऊपर काम करता है, ठीक है। सेकंड जो मेथड है आपका टाइम को रिकॉर्ड करने का, वो है डिस्क या टोकन मेथड। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस मेथड में अटेंडेंस लगाने के लिए एक टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है, हर जो वर्कर होता है उसके लिए एक टोकन डिसाइडेड होता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है, और वो बाहर बोर्ड के ऊपर सीरियल नंबर में सारे टोकन को लटका दिया जाता है,
ठीक है। और एक बोर्ड प्लेस कर दिया जाता है फैक्ट्री के गेट पे, जिसमें दो जैसे ये बोर्ड है जिसके ऊपर सभी जो वर्कर्स हैं उनके ऐसे ऐसे टोकन्स को लटका दिया जाता है। ठीक है। एक और बोर्ड पेस्ट कर दिया जाता है जिसके ऊपर जो खाली होता है सुबह के वक्त पे जब आपको फैक्ट्री में आना होता है। ठीक है, उसी टाइप का होता है पर खाली होता है। अब जैसे ही वर्कर आते जाएंगे क्या करेंगे, वो अपना टोकन जो उनके नाम जिस पे उनका नाम लिखा हुआ है वो टोकन उठाएंगे और उस टोकन को फर्स्ट बोर्ड से उठा के सेकेंड बोर्ड पे लटका देंगे। ठीक है। और फिर अपना अंदर जो है काम करने के लिए चले जाएंगे। ओके। नाउ इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई वर्कर आया है तो वो अपना टोकन यानी उसका टोकन इस वाले बोर्ड पे लटका होगा, तो इससे हो जाती है आपकी अटेंडेंस। ठीक है। यदि आपका मान लीजिए आपका फैक्ट्री में आने का या जो भी काम है उस पे आने का टाइम है 9 बजे का, जैसे ही 9 बजते हैं ये वाला बोर्ड जो है इसको हटा दिया जाता है। ठीक है। इसको हटाने का कारण ये होता है कि क्योंकि अब जो है आपका आने का वक्त तो मतलब 9 बजे तो पूरी हो चुकी है, नहीं अब तक आप आ गए हो। जो बाद में आएंगे 9 बजे के बाद उनके लिए एक बॉक्स रखा जाता है जिसे हम कहते हैं लेट बॉक्स, मतलब जो बाद में आए। ठीक है। तो जो बाद में आएंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपना टोकन यहां से उठा के उस लेट बॉक्स पे लगाना पड़ेगा। तो इससे पता चल जाता है कि लेट कौन कौन आया। और जिन वर्कर्स का टोकन वाले बोर्ड पे रह जाएगा इसका मतलब होगा कि वो उस दिन काम पे नहीं आए। तो ये डिस्क या टोकन मेथड होता है। ठीक है। और जाने के वक्त पे उसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो डिपार्चर वाले बोर्ड है और ये बॉक्स है इसको बाहर लगा दिया जाता है और खाली लगा दिया जाता है। जैसे जैसे आप जाते जाते हो वैसे वैसे आप एक ओवर टाइम के लिए हो जाता है, उसके लिए आप टोकन उठाते हो बोर्ड पे लगाते हो। ठीक है। जो थोड़ा लेट जाते हैं ओवर टाइम करते हैं वो इस वाले बोर्ड पे लगाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किस वर्कर ने ओवर टाइम किया है। ओके। अब आ जाते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेथड। ठीक है। ओके। टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेथड में क्या होता है कि एक कार्ड सा होता है। ठीक है। कार्ड की हेल्प ली जाती है जिसमें हर वर्कर की एंट्री का टाइम और हर वर्कर के डिपार्चर का यानी आने का टाइम और जाने का टाइम उसके ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं एक कार्ड की मदद से। टोकन नहीं होता यहाँ पे, रजिस्टर नहीं होता यहाँ पे, एक कार्ड होता है। और हर वर्कर के पास उसका कार्ड होता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है, उसका नंबर लिखा होता है, उसका डिपार्टमेंट लिखा होता है। ठीक है। और उसमें कॉलम बने होते हैं, 2 कॉलम बने होते हैं, उसमें इनका कॉलम होता है और आउट का कॉलम होता है। इनका मतलब जब वो आए, आउट का मतलब जब वो गए। ठीक है। और इस तरीके से ये 2 कॉलम बने होते हैं, एक होता है मॉर्निंग का और एक होता है आफ्टरनून का। ठीक है। कि जिसको मॉर्निंग में आना है वो मॉर्निंग में कितने बजे आया और कितने बजे गया, और आफ्टरनून में आया तो आफ्टरनून में कितने बजे आया कितने बजे गया। और एक ओवर टाइम का होता है कि आपने अगर ओवर टाइम किया तो आपने कितने बजे किया। इसमें भी होता है इन आउट कि अगर इस दिन आपको ओवर टाइम किया था तो आप इतने बजे आए थे और इतने बजे चले गए थे। ठीक है। तो इस तरीके से कार्ड होता है और हर वर्कर के पास उसका कार्ड होता है। और ये जो कार्ड होते हैं ये एक बॉक्स में रखे जाते हैं, वो भी प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में। अब जब वर्कर फैक्ट्री के अंदर आता है तो वो अपना कार्ड निकालता है और कार्ड को एक क्लॉक पे प्लेस करता है अपना टाइम रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। आ, एक पंचिंग मशीन लगा लो जिससे उसके कार्ड के ऊपर छप जाता है कि वो अभी इतना टाइम हुआ है। ठीक है। मतलब वो इतने टाइम पे आया था। और फिर अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए चला जाता है उसको एक बॉक्स में। ऐसे वो जाने वाला होता है तो वो फिर से कार्ड निकालता है, कार्ड को उस मशीन में डालता है और जो भी उस वक्त बचा है, ठीक है, वो मशीन आउट में उसको छाप देती है। तो फिर ये पता चल जाता है कि हाँ ये मजदूर इतने बजे गया, फिर वो उसको कार्ड को डाल देता है और चला जाता है। तो इस तरीके से आप क्लॉक मेथड की मदद से टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिन लिखे होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो जैसे मेरे पास ये एक कार्ड है जिसमें मेरा नाम वगैरह सब, मेरा नंबर वगैरह लिखा हुआ है। कार्ड मैंने निकाला, मैंने उस मशीन में रखा। मशीन में मान लो सुबह के इस वक्त 8 बजे हुए तो यहाँ पे उसने 8 छाप दिया। ठीक है। अब मैंने अपना काम पूरा कर लिया,
लंच टाइम से पहले मान लीजिए वापस मैंने उसको बॉक्स में रखा, मैं अपने डिपार्टमेंट में गई, अपना काम स्टार्ट किया। अब मान लो 12 बजे मैं जो है वापस आ रही हूँ, ठीक है, लंच करने गई या कुछ भी गई, तो मैंने क्या किया, अपना कार्ड फिर से निकाला, मशीन में लगाया। यहाँ पे मान लो 12 बजे मैं निकली तो 12 बजे का टाइम छप जाएगा, ठीक है। लंच वंच किया मैंने, मैं वापस फैक्ट्री में आई, फिर से मैंने अपना कार्ड निकाला, मशीन में डाला, मान लो मैं 1 बजे आई तो इसमें 1 बजे का टाइम छप गया। मैंने अपना पूरा दिन काम किया, होने के बाद अब मैं घर जा रही हूँ तो मैंने फिर से मशीन में अपना कार्ड डाला, तो मशीन में यहाँ पे मान लो 5 बजे तक की शिफ्ट है तो 5 बजे हुए हैं, यहाँ पे 5 बजे का छाप दे, तो ये 5 बज के 1 मिनट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपना काम यहाँ पे टाइमिंग जो है इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं जो वर्कर है उनकी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं हम टाइम बुकिंग और टाइम यूटिलाइजेशन के। टाइम बुकिंग एंड टाइम यूटिलाइजेशन। ओके, देखो, एक दिन में जितने भी घंटे होते हैं, जो भी आपका मजदूर काम करता है, बुकिंग का मतलब है उसका टाइम बुक होना चाहिए। किस चीज में बुक होना चाहिए? उस जॉब में बुक होना चाहिए जो जॉब उसको करने के लिए दी गई है, या जो भी प्रोडक्ट उसको बनाने के लिए दिया गया है। टाइम बुकिंग का मतलब है कि उसका वक्त उसी काम के लिए यूज होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए जिस काम को उसको असाइन किया गया। तो टाइम कीपिंग का मतलब था हम उस टाइम का रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, वर्किंग आवर कितने हैं। बुकिंग का मतलब होता है कि जो काम उन मजदूरों को सौंपा गया है उनका पूरा का पूरा टाइम उसी काम पे स्पेंड होना चाहिए, इसको कहते हैं टाइम बुकिंग, ठीक है। और इसी को कहते हैं टाइम यूटिलाइजेशन, की यूटिलाइज कैसे किया आपने, आपने अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे किया। और रिकॉर्ड का मतलब है इस चीज का रिकॉर्ड रखते हो कि कहाँ पे उनका टाइम यूटिलाइज हो रहा है। अब जो टाइम बुकिंग होता है वो ऑब्वियस सी बात है कॉस्टिंग पर्पज के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए भी, आपके जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री में आ तो गए टाइम पे, 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे सारे पहुंच गए, और मान लो 5 बजे तक रहने का है तो सारे 5 बजे तक रहते हैं, फिर ही जाते हैं। लेकिन इस बीच में उनका वक्त कहाँ बीतता है? क्या वो आपने जो उनको काम किया है वो काम करते हैं, या वो ऐसे ही आइडल रहते हैं? यानी उनका आइडल टाइम क्या है, कितने टाइम, कितने घंटे होते हैं इन घंटों में से जब वो कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। जब वो आए और जब उन्होंने एक्चुअल काम किया, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं आइडल टाइम, ठीक है। फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए जरूरी होता है ये, हमारी वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए भी जरूरी होती है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि एक्चुअली में वर्कर ने काम किया कितना है, तो हम उनकी वेजेस सेट करने में या उनको बोनस देना है कि नहीं देना है, ये चीज़ डिसाइड करने में भी यूज़ करते हैं कि भाई शिफ्ट तो आपकी 10 घंटे की है पर काम वर्कर सिर्फ 5 ही घंटे करता है, ठीक। तो उस वजह से उस तरीके से फिर हम इंसेंटिव प्लान के अंदर उनको कितने वेजेस पे कर रहे हैं, कितना बोनस पे करना है, ये चीज़ निकाल सकते हैं। हम लेबर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। एफिशिएंसी मतलब जो है ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर होगा वो प्रॉपर अपने जितने भी घंटे हैं, जो अपनी जो जॉब करने के लिए वो फैक्ट्री में कदम रखा है, वो अपने सारा टाइम उस जॉब को करने में लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो उस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं इसको रखना है नहीं रखना है या क्या करना है इसके साथ, ठीक है। ओके, नाउ जो डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन करते हो ये टाइम बुकिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है। अभी तक हमने ऊपर जो मेथड पढ़े थे वो थे टाइम को रिकॉर्ड करने के, भाई किस टाइम कौन आया और कौन गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपने अपना टाइम कौन से काम में यूटिलाइज किया, कहाँ लगाया, क्या किया। फैक्ट्री में घुसने के बाद आपने किया, कौन से डिपार्टमेंट में गए, किस डिपार्टमेंट में कितनी देर का काम किया, कौन सा काम किया, कौन सा काम आपका हो गया, कौन सा काम आपका चल रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। अब इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए भी जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करते हो। पहला होता है आपका डेली टाइम शीट, दूसरा होता है वीकली टाइम शीट, जो वीकली आपका काम पे ध्यान रखती है, मतलब रिकॉर्ड रखती है। और तीसरा होता है जॉब टिकट, जो जॉब के अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड्स रखती है, या जॉब कार्ड, ठीक है, कितना काम आपने किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेली टाइम शीट। डेली टाइम शीट में क्या होता है? डेली टाइम शीट के अंदर वर्कर का नाम होता है,
उसका जो भी टिकट नंबर होता है, कोस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट वगैरह लिखा होता है, उसका डेट लिखी होती है, वीक नंबर लिखा होता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे कि इसमें पहला वर्क ऑर्डर नंबर होता है कि आपको जब आप कुछ काम करते हो तो उसका कुछ आपको ऑर्डर मिलता है, ठीक है। तो जो आपको मिला है उस ऑर्डर का नंबर क्या है, डायरेक्ट ऑर्डर था कि इनडायरेक्ट, कौन से वाला नंबर है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, किस टाइप का काम है आपका, वर्क डन, काम हो गया, कौन सा वर्क डन हुआ है आपका, कौन सा काम पूरा हो गया, टाइम, कितना टाइम लगा, आपने काम कब स्टार्ट किया था, और आपने काम कितने बजे फिनिश किया, ठीक है। टोटल घंटे कितने लगे। कॉस्ट ऑफिस के लिए होता है कि उनको कॉस्ट निकालनी होती है, तो उसके लिए भी रेट पर आवर क्या थी, तो टोटल अमाउंट कितनी बनी, कि अगर 8 घंटे काम किया और रेट पर आवर है 1 रुपये, तो अमाउंट हो गई 8 रुपये, ठीक है। नीचे आपके टोटल आवर लिखे होते हैं, कितने घंटे काम किए हैं टोटल आपने, साइनिंग होती है दोनों की, वर्कर की भी और फोरमैन की। ये होती है डेली वेट शीट। अब डेली वेट शीट का मतलब होता है कि डेली का मतलब है रोज, तो हर वर्कर ने रोज किस काम पे कितना टाइम लगाया, कब उसने काम शुरू किया, कब उसने खत्म किया, टोटल कितने घंटे लगाए, ये डेली जब आप रिकॉर्ड करते हो तो वो आप करते हो इस डेली शीट के अंदर, हर दिन की बनती है ये अलग, ठीक है। तो ये डेली रिकॉर्ड होता है वर्कर का, जो वो खुद साइन करता है और सर्टिफाई करता है कि हाँ भाई इसमें जो लिखा गया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो मेथड होता है ये छोटे छोटे कामों के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये डेली बनाना पड़ता है आपको। बड़े कामों में जो आप एक दिन में कर लोगे, जो काम एक दिन में आप निपटा लोगे, इस तरह के कामों के लिए ये डेली जरूरी होती है। क्योंकि बहुत जो बड़े काम होते हैं जिनमें आपको एक से ज्यादा दिन लगने वाले हैं, उनके लिए डेली शीट उतनी फायदेमंद नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हमें ये है, अभी आज की तारीख में मैंने सुबह 9 बजे काम शुरू किया और 5 काम खत्म किया, और मुझे इतने घंटे लग गए इस काम को करने में, रेट पर आवर 1 है, तो मेरा अमाउंट आज की जो बनती है वो है 8 रुपए, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है डेली में। लेकिन ये आप बड़े कामों के लिए नहीं लगा सकते जहां पे आपको ज्यादा दिन की जरूरत पड़ेगी। ओके। जो डेली टाइम शीट होते हैं उसमें वर्क ऑर्डर वगैरह वगैरह ये सारी चीज, आपकी सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाती है। जहां पे जॉब जो होती है वो वर्कर्स की बदलती रहती है हर दिन, आज आपको कुछ काम करने को दिया गया है, फिर आपको कुछ काम करने को दिया गया है, वहां पे ये डेली शीट जो है वो फायदेमंद रहती है। मान लीजिए आपकी जॉब है रिपेयर करने की, रिपेयरिंग की, तो आज मान लीजिए आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई पाइप टूटा हुआ है, उसको रिपेयर करने का काम दिया गया है, ठीक है। तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओगे, फिर वहां पे पाइप अपना ठीक करोगे, यहाँ पे फिर अपना भर लोगे भी, हाँ इतने से इतने घंटे तक ये लगा है मुझे इस पाइप को रिपेयर करने के लिए। और कौन से डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर था मेरा और वर्क डन हो गया मेरा, ठीक है, इस तरीके से। अब अगले दिन मान लो आपको परचेज डिपार्टमेंट में कोई लाइटिंग वगैरह थी, उसको रिपेयर करने के लिए भेजा गया, तो आप उस तरीके से उस दिन एक आप ये बनाओगे टाइम शीट, उसमें भर दोगे, यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट में गए लाइटिंग को ठीक करने के लिए, इतने से इतना बजे का इतने घंटे लगे आपको वो काम करने में। तो डेली जो होती है आपकी छोटे छोटे कामों के लिए, जो आपका नेचर बार बार बदलता रहता है, मतलब हर दिन आपको नया काम दिया जाता है, उसके लिए आपकी ठीक रहती है। ओके। नाउ अब आ जाते हैं वीकली टाइम शीट की तरफ। नाम से ही जैसे जाहिर है कि वीकली टाइम शीट होती है आपकी वीक, पूरे वीक का आपने क्या काम किया उसके ऊपर उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। तो वीकली टाइम शीट में क्या होता है, आपका जॉब नंबर दे रखा होता है, डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है, मतलब आपको भरनी होती है कि कौन सा वो काम का क्या है, क्या काम कर रहे हो, ठीक है। फिर आपके वीक का रिकॉर्ड दिया जाता है, मतलब वीक का आपका लिखा होता है मंडे ये काम था, ट्यूसडे ये काम था, वेंसडे ये काम था, इस तरीके से, ठीक है। इतने घंटे स्पेंड किए हमने हर दिन। फिर आपको दिखे जाते हैं टोटल आवर्स कितने स्पेंड किया आपने पूरे हफ्ते में, ओके।
और फिर वही रेट और अमाउंट डालता है। तो इसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं एक दिन का नहीं बल्कि पूरे हफ्ते का, तो हम इसको कहते हैं वीकली टाइम शीट। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट वाले के ऊपर जिसे हम कहते हैं जॉब कार्ड्स। अब जो जॉब कार्ड्स होती हैं ये टाइम के बेसिस पे नहीं बनते, ऊपर डेली में और वीकली में हमने देखा कि हम इसमें टाइम के बेसिस पे बनाते हैं, भाई इतने घंटे हमने किस काम को करने में लगाए, और वीक में हमने किस दिन कितने घंटे लगाए, और पूरे वीक में कितने घंटे लगाए, ठीक है। लेकिन जॉब कार्ड के अंदर हम इसमें टाइम नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर जॉब की, टाइम की नहीं, दिन की नहीं, वीक की नहीं, बल्कि हर जॉब के लिए एक अलग कार्ड बनता है जिसमें हर जॉब से रिलेटेड डिटेल जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जॉब कार्ड मेथड। जिसमें जॉब का नंबर, जॉब आपने कब स्टार्ट की, जॉब आपने कब खत्म की, कितने घंटे इस जॉब को करने में आपने लगाए, जो मतलब काम, जो आपको काम सौंपा गया है उस काम को करने में लगाए, रेट क्या बनी, अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या बनी। तो हर जॉब के अकॉर्डिंग जब आप अलग से एक जॉब कार्ड बनाते हो उसको हम कहते हैं जॉब कार्ड मेथड, ठीक है। एक आइडल कार्ड भी होता है आपका, आइडल टाइम कार्ड। आइडल टाइम कार्ड में होता है कि आपने कितना टाइम आप आइडल रहे, ठीक है। अभी कितना टाइम आपने कितने टाइम आप प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको लिखा होता है आप रीजन फॉर आइडल टाइम, कि अभी क्या रीजन था कि आप काम नहीं कर रहे थे। कुछ भी रीजन हो सकता है, मे बी आप मटेरियल का वेट कर रहे थे कि मटेरियल, अभी मटेरियल आया नहीं था, आप मटेरियल का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो इतनी देर आप खाली खड़े थे, जब तक मटेरियल नहीं आता आप प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करोगे। मे बी आप जॉब की इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे थे, मतलब अभी तक सुपरवाइजर ने आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं थी कि आप काम स्टार्ट कर सको, ठीक है। मे बी आप टूल्स का वेट कर रहे थे कि टूल्स आए तो आप काम स्टार्ट करो, टूल्स अभी तक आपको दिए नहीं गए थे। मे बी पावर क्लियर हो गया था, मतलब बिजली वगैरह चली गई थी जिस वजह से आप काम नहीं कर पाए, तो आप खाली खड़े थे, मतलब आपने काम नहीं किया, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है, टाइम होता है कि इतने से लेकर इतने बजे तक वर्कर आइडल था। क्यों आइडल था, क्योंकि मटेरियल नहीं आया था। तो मान लो सुबह 9 बजे से लेकर वो 9:30 बजे तक आइडल, आधा घंटा आइडल था, क्योंकि उस मटेरियल को आने में आधा घंटा लग गया, 9:30 बजे मटेरियल उसको मिला तो वो काम स्टार्ट कर पाया। तो इस तरीके से एक आइडल टाइम कार्ड भी होता है जिसमें आइडल टाइम, आप कितने टाइम तक आइडल रहे हो इस बारे में भी सारी डिटेल दी गई होती है, ठीक है। अब एक ऊपर हमने देखे टाइम कार्ड, जॉब कार्ड, वीकली, डेली, ये टाइम कार्ड है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है, जॉब कार्ड जॉब के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है। अब इन दोनों का एक कंबाइंड रूप भी है जिसको हम कहते हैं टाइम कम जॉब कार्ड। टाइम कम जॉब कार्ड में टाइम और जॉब दोनों के अकॉर्डिंग ही आपके रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इसमें आपका जॉब का नंबर रहता है, ठीक है, कि कौन से नंबर पे, कौन सी नंबर ऑफ जॉब आप कर रहे हो, 1, 3, 5, कौन सी नंबर ऑफ जॉब है, कौन सा डे है, कि जॉब 1 आप मंडे कर रहे हो, मतलब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन आप लगा रहे हो, ठीक है। तो किस दिन आप कौन सी जॉब कर रहे हो, जैसे मंडे है तो मंडे को मैंने जॉब 1 की या 1 और 3 की, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि टाइम क्या है, क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम के आप किस वक्त आए और वक्त गए मंडे को, ठीक है। जॉब टाइम, आप आए गए तो ठीक है, 9 बजे आए, 5 बजे गए, लेकिन उस जॉब के ऊपर आपने कितना टाइम लगाया, जॉब कब शुरू हुई आपकी। मान लो आप फैक्ट्री में आए 9 बजे, गए 5 बजे, और जॉब के ऊपर काम करना स्टार्ट किया आपने 9:30 बजे, और आपका पूरी जॉब खत्म हो गई 2 बजे, ठीक है। अगर कोई ओवर टाइम किया तो कितना किया, जॉब का टाइम कितना था, पूरा जॉब के ऊपर आपने कितने घंटे लगाए 9:30 से 2 बजे तक के, ठीक है, 4.5 घंटे। फिर ये आइडल टाइम कितना था आपका, तो एक एक तो आइडल टाइम ये था कि 9 बजे आए थे और 9:30 बजे काम स्टार्ट किया, तो आधा घंटा तो ये आइडल टाइम था। मे बी 2 बजे के बाद भी आप आइडल रहे हो या किसी दूसरी जॉब पे काम किया हो, उस हिसाब से कितने देर आपकी आइडल टाइम रहा। तो ये सारी चीजें आप टाइम और जॉब दोनों के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग भी और टाइम के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग करते हो। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा, जो कि है आपका पीस वर्क कार्ड।
पीस वर्क जो वर्कर होते हैं उनको आप क्या देते हो, जैसे जितनी यूनिट वो बना के आपको देंगे उतना पैसा आप उनको दोगे, ठीक है। टाइम कितना भी स्पेंड किया हो इससे आपको मतलब नहीं होता। फिर भी आपको हमने अभी देखा था कि टाइमिंग की रिकॉर्डिंग तो आपको करनी पड़ती है, ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि आपके जो पीस रेट वर्कर हैं वो टाइम पे काम पे आए। आपके जो है इतने पर्टिकुलर घंटे जितने भी आपने डिसाइड कर रखे हैं आपके काम पे रहें, ठीक है। तो इनके लिए एक पीस वर्क कार्ड बनाया जाता है। पीस वर्क कार्ड में वही डिटेल होती है, आपकी वर्क ऑर्डर नंबर लिखा होता है, जॉब की डिटेल लिखी होती है, ठीक है, कौन सी जॉब आप कर रहे हो, टाइम लिखा होता है। अभी आप स्टार्ट करने का और आने या जाने का टाइम नहीं लिखते, बल्कि आप क्या लिखते हो कि आपने ये जो जॉब है, जॉब नंबर 1, इसमें पूरे दिन में 8 घंटे लगाए आपने इसे करने में, क्योंकि हम जॉब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस की, इस रेट है, तो इस 8 घंटे में आपने इस जॉब के ऊपर 8 घंटे लगाए, तो आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की। मान लो मैंने 1000 यूनिट प्रोड्यूस की, ठीक है। अब आएगा यूनिट्स रिजेक्टेड, कितने यूनिट को रिजेक्ट कर दिया गया चेक करने के बाद। मान लो मेरी 20 यूनिट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। जो भी इंस्पेक्टर था जिसने ये यूनिट चेक करी थी उसके साइन। पीस रेट क्या है, 10 रुपी पर पीस। तो 1000 मैंने बनाई थी 8 घंटे में, 20 मेरी रिजेक्ट हो गई, बच कितनी गई, 980। 980 के 10 रुपए के हिसाब से मुझे अमाउंट पेबल हो जाएगी 9800, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाते हो पीस का वर्क कार्ड, जिसमें आप यूनिट प्रोड्यूस, कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस की है उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिकॉर्डिंग रखते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स और आउट वर्कर्स की। कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, ठीक है, और आउट वर्कर्स क्या होते हैं। कैजुअल वर्कर होते हैं वो आपके ओबियसली रेगुलर वर्कर नहीं होते हैं, दोनों में से कोई भी रेगुलर वर्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अपॉइंट किए जाते हैं किसी खास रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल किसी दिन आपके पास बहुत ज़्यादा काम आ गया है तो आपको ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत है, ठीक है। या कोई आज के दिन पे कोई एब्सेंट है, कोई वर्कर, आपके 10 वर्कर नहीं आए हैं, तो सिर्फ आज दिन के लिए, क्योंकि वो एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस के अंदर आपको वर्कर्स की ज़रूरत है, तो आपने लगा लिया, उसको कहते हैं कैजुअल वर्कर। इनको हम बैडलीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो वर्कर होते हैं इनको स्पेशल जॉब कार्ड दिए जाते हैं, अलग कलर के, बाकियों से रेगुलर से अलग रखने के लिए, क्योंकि फिर उस जॉब कार्ड के भी आपने ये जॉब आज के दिन पे आपको सौंपी गई थी, ये आपने पूरी कर ली, इसमें आपको इतना पैसा मिलेगा, तो डेली के आप लगाते हो उनको, ठीक है, या पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लगाते हो। पूरे दिन के आखिर में उसके कार्ड को सर्टिफाई कर देता है फोरमैन, और पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट कर देते हैं, उनको पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। ओके, जहाँ पे ये ऐसे जो वर्कर होते हैं कैजुअल वर्कर, वो साइट पे काम करते हैं, तो या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सिस्टम होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे आप लगाते हो, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो पेमेंट इनको दी जा रही है वो सही वर्कर को ही दी जाए, किसी और को ना दे दी जाए उनकी जगह पे, ठीक है। तो पेमेंट जो भी आप मेड करते हो वो ऑफिस क्लर्क जो है वो साइट पे पूरी तरीके से वेरीफाई करके फिर पेमेंट करे। ये तो होते हैं कैजुअल वर्कर। तो कैजुअल वर्कर मैं दोबारा बता देती हूँ। मान लीजिए किसी दिन आपके पास काम ज्यादा हो गया, काम बढ़ गया, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत है, रेगुलर वर्कर नहीं चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन सिर्फ उस दिन या 5 दिन के लिए काम बढ़ गया, सिर्फ तब तक के लिए चाहिए, तो आपने इतने ही दिनों के लिए वर्कर लगा लिए उस काम के लिए, ठीक है। या आपके कुछ वर्कर है वो आज उन्होंने छुट्टी ले ली, एब्सेंट है वो काम से, फिर आपको वर्कर की जरूरत तो पड़ेगी, तो जब तक उन्होंने छुट्टी ले रखी है, वो एब्सेंट है, तब तक के लिए आपने कुछ वर्कर को लगा दिया, बाद में आप हटा दोगे, इसको कहते हैं कैजुअल वर्कर, ठीक है। आउट वर्कर क्या होते हैं, आउट वर्कर 2 कैटेगरी के होते हैं। आउट वर्कर 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो होते हैं जो उनको जो काम दिया गया है वो अलॉट करते हैं, वो उसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन फैक्ट्री पे कंप्लीट नहीं करते, अपने घर पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आउट का मतलब है आउटसाइड। तो एक वर्कर ऐसे होते हैं आउट वर्कर जो फैक्ट्री पे काम ना करके अपने वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे ऐसे होते हैं जो जहां पे जो कस्टमर है आपका उस अपने ना अपने घर पे करते हैं ना फैक्ट्री पे करते हैं, जो कस्टमर है उस कस्टमर का जो भी प्लेस है, जहां भी जो भी रेजिडेंस है, वहां जाके आप काम कंप्लीट करते हो। तो आउट वर्कर्स का मतलब होता है वो वर्कर जो जिन्हें फैक्ट्री पे आके काम करने की जरूरत नहीं होती है,
जैसे फर्नीचर बनाने वाला कहाँ फर्नीचर बनाएगा? या आपके घर पे आके फर्नीचर बना के जाता है, ठीक है? या फिर इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने वाला इलेक्ट्रिशियन कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ठीक करता है? पंखा ठीक करना, बल्ब कस्टमर के घर पे जाके ठीक करता है, ठीक है? या कोई ऐसी जॉब है जो पेंटर है, पेंटर पेंटिंग कहाँ बनाता है? फैक्ट्री थोड़ी बनाता है, अपने घर पे बनाएगा, ठीक है? तो ऐसे वर्कर जो फैक्ट्री के बजाय दूसरी जगह पे काम कंप्लीट करते हैं उनको कहते हैं आउट वर्कर्स। ओके, इनमें बस ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं, ठीक है? तो इन पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है।